साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस परम ऑफिशियल में। बहुत ही अच्छा आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो क्लास आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये लगातार 150 क्वेश्चन की क्लास है। जहां पर भी आप लोगों को लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कोई डाउट क्रिएट कर रहा है या कोई समस्या क्रिएट कर रहा है, आप आराम से वीडियो को बंद करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में ही आपको जवाब दिया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन पढ़ाते समय कहीं स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ माइंड की वजह से गलत हो गया तो उसका भी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। तो एकदम पूरी मस्ती में क्लास को करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कहीं कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से आपको बता दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्लेलिस्ट में आप शुरू से देखना शुरू करिएगा, क्योंकि हमने कहा है 51 दिन 51 पेपर। यूट्यूब के इतिहास में, ऑनलाइन एजुकेशन के इतिहास में यूपीपीसीएस को लेकर के ऐसी कोई भी सीरीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए भरोसा रखिए जीएस परम ऑफिशियल पर और सब्सक्राइब करिए। 51 दिन 51 पेपर को हम पूरा कराएंगे और यहाँ पर लिखा है पूर्णतः निःशुल्क, तो पूर्णतः निःशुल्क ही रहेगा, इसलिए आप लोग तनिक भी तनाव ना लें। आइए शुरू करते हैं। 9वां पेपर आप डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि यूरो नॉर्म्स हैव बीन मेड। जो यूरो नॉर्म्स हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? तो साथियों, जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो नॉर्म्स की तुलना जो आप देखते होंगे गाड़ियों में बीएस स्टेज आता है, भारत स्टेज जिसे आप लोग कहते हैं, भारत स्टेज 4, 5, 6, उससे संबंधित यूरो नॉर्म्स, यानी कि जो यूरोप के अंदर यूरो नॉर्म्स हैं वही यहाँ पर भारत स्टेजेस के रूप में लाया गया, भारत 4, भारत 6, इस टाइप से। तो आप क्या कह सकते हैं कि वाहनों से संबंधित है, लेकिन जो विकल्प दिए जा रहे हैं वो क्या दिए जा रहे हैं कि वाहनों की गति नियंत्रण करने के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण करने के लिए, वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। तो डेफिनेटली थर्ड वन इज द कंट्रोल करेक्ट आंसर, टू कंट्रोल द हार्मफुल गैसेस कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल। बीएस स्टेज 4, बीएस स्टेज 6 ये आप आराम से पढ़िएगा, मेंस में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस डज नॉट कॉजेज ओजोन पॉल्यूशन इन द ट्रोपोस्फीयर। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में, कौन इसमें से ओजोन पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है? तो मीथेन तो कॉज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी कॉज करता है, वाटर वेपर भी कॉज करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ओजोन पॉल्यूशन जो है वो कॉज नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप देख सकते हैं, चूज द वन इन द लिस्ट गिवन बिलो विच हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, जो कि आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संश्लिष्ट बनाता है? अनुत्क्रमणीय का मतलब है इरिवर्सिबल। तो आप जानते हैं दिए गए विकल्पों में, जो विकल्प आपको दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट ऑफ बॉन्डिंग विद द ब्लड बहुत ही फास्ट होता है, तो यहाँ पर ये जो है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है। बाकी तो रिवर्स कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रोजन हो, जो भी आप इनहेल कर रहे हैं वो बाहर भी आ जा रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ ऑक्सीजन से ज्यादा तेज गति से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जब आप स्मोकिंग करते हैं तो समस्या क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप खींचते हैं वो आपके ब्लड के साथ जल्दी से बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए आप लोग स्मोकिंग ना किया करें, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप खींच रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसे नीरी कहते हैं, बहुत ही प्राइम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस हर साल रिपीट करता रहता है। तो नीरी का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? नागपुर में। आप जानते होंगे, यदि आप लोग एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो नीरी नागपुर में है। नीरी के नाम से पूछा जाता है। नीरी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो ये नीरी के नाम से हो जाता है। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इसका। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है आपसे। कहा जा रहा है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार फिर से देखेंगे इसको। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड कन्वेंशनली एज ए फ्यूल फॉर रनिंग vehicle if it is absorbed by the substance at low temperature so that it can be released at temperature generated by the evaporator which is substance is found in the India। तो क्या पाया जाता है यहाँ पर आंसर आपका? यहाँ पर आंसर आपका रेजिन होना चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ मुझे एरर भी लग रहा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा।
इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो, एक बार आप लोग इसे चेक कर लेना, क्योंकि इसका आंसर कोल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, एडजॉर्ब की। बाकी मैं कमेंट में इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, कमेंट में मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। एक बार आप लोग विचार करें इस पर क्या हो सकता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक आप उस पर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक आंसर फाइंड आउट होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। तो हाइड्राइट है, कोयला है, सोप स्टोन है और रेजिन है। तो चूंकि बात यहाँ पर एडजॉर्प्शन की करी गई है, तो क्वेश्चन को आप ठीक से देखेंगे, एक बार फिर से पढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से प्रयोग की जा सकती है। ठीक बात है, क्योंकि आजकल तो हम हाइड्रोजन ही प्रयोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। अच्छा, निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तो एडजॉर्ब कौन करेगा? बहुत क्लियर है, सोप स्टोन एडजॉर्ब नहीं करेगा, रेजिन भी एडजॉर्ब नहीं करेगा। करेक्ट आंसर आपका कोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है, कोल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे कि विच इज द कंट्री हुज कंट्रीब्यूशन इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, IR को, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को, सनलाइट से एब्जॉर्ब करती हैं। और इन्हीं IR के अंदर क्या होता है, हीट होता है, इन्हीं के अंदर हीट होता है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी ज्यादा मात्रा आप ग्रीन हाउस गैसेस के पर्यावरण में करेंगे, उतना ही ज्यादा अर्थ क्या होगी, वार्म होगी। तो अब पूछा जा रहा है कि पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो अधिक मात्रा में CO2 इमिट करती है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगा और फॉसिल फ्यूल का यूज भी ज्यादा होगा, वहां पर इमिशन ज्यादा होगा CO2 टाइप की गैसों का। तो जो करेक्ट आंसर यहां पर हो सकता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वेयर द ओजोन लेयर इज मेनली लोकेटेड आर कंसंट्रेटेड। कई बार सवाल पूछा गया है कि ओजोन परत जो है वो कहां पर कंसंट्रेट है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि ओजोन परत, ओजोन आपको गैस के रूप में दो जगह मिलेगी, O3 दो जगह मिलेगी, एक ट्रोपोस्फीयर में भी मिलेगी और एक आपकी मिलेगी कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ट्रोपोस्फीयर में भी मिलेगी और स्ट्रेटोस्फीयर में भी मिलेगी। तो जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है इसे बैड ओजोन कहा जाता है क्योंकि हमारे लिए हानिकारक है, और इसको गुड ओजोन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर जो अधिक मात्रा है ओजोन की वो कहां पर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, समताप मंडल कहते हैं हिंदी में, परेशान मत होइएगा, बताइएगा मुझे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझते हैं, कोई परेशानी होती तो आप कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एकदम से आप फ्री फील करिए, कंफर्टेबल फील करिए, आप मुझसे जो कहना चाहते हैं कमेंट में लिखिए या मेरे मैसेज पर लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, कोई परेशानी नहीं है। आपकी सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा एज मच एज पॉसिबल, बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि बखिरा बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। बखिरा बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है। तो जो बखिरा बर्ड सेंचुरी है, आप जानते हैं बखिरा पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। तो ये बस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, जो कि गोरखपुर जिले के पास है। हालांकि गोरखपुर की सीमाएं हो सकता है कि बस्ती से ना लगती हूँ, क्योंकि बीच में एक संत कबीर नगर नाम का भी जिला है जिसका हेडक्वार्टर खलीलाबाद है। इस वजह से आप याद रखेंगे कि बस्ती में स्थित है ये, और काफी अहम है ये सवाल, आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हाल ही में इसको शामिल किया गया है। तो बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर है, बस्ती में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। कहा जा रहा है कि इट इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ डांस। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में यूपी स्पेशल का सवाल है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलेबस बदला है मेंस का, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जाम में आपका है। तो ख्याल और बाज लखनऊ जो है ये कल्चर से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ शारदा सहायक समादेश विकास प्रोजेक्ट। शारदा सहायक समादेश विकास प्रोजेक्ट के मुख्य लक्ष्य जो हैं वो कौन से हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये शारदा सहायक समादेश प्रोजेक्ट जो है स्पेशली उधर ईस्टर्न यूपी के लिए काम कर रही है। कृषि उत्पादन बढ़ावा देना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग को बदलना, इसके प्रारूप को बदलना, और भू प्रबंधन का सुधार करना। तो जो शारदा सहायक समादेश विकास योजना है, प्रोजेक्ट है, ये इन सभी तीनों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका होगा वो डी वाला होगा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, प्रीमियम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार रिपीट होता है कि आंवला जो फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, याद रखिएगा ये आंवला बरेली में है। कई बार लोग ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि कहां पर है। तो मोदी नगर जो मोदी नगर है
मोदी नगर को आप देख सकते हैं कि मोदी नगर रबर के लिए फेमस है, और कानपुर आपका एक्सप्लोसिव के लिए, और बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ए का 2 होगा और बी का 3 होगा। तो ए का 2 और बी का 3 और सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हिंदी में देख सकते हैं आप इसको। कहा जा रहा है कि मुंशी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान, बाबू देवकी नंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा और जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर आपको हठी हमीर, कंकाल, काजर की कोठरी और उदयभान चरित किताबों के नाम दिए गए हैं और उधर आथर के नाम दिए गए हैं। मैच कराना है तो मुंशी इंसा अल्लाह खान का जो संबंध है वो उदयभान चरित से है, और बाबू देवकी नंदन खत्री ने जो लिखा है वो काजर की कोठरी लिखा है। ये वही देवकी नंदन खत्री हैं जिन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति लिखा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल करके आना चाहिए, जयशंकर प्रताप ने क्या लिखा भाई, कंकाल लिखा है, और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ने हठी हमीर लिखा है। तो यदि आप आंसर मैच करने की कोशिश करें तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, और इसके बाद सी का, जो हमने सी का बताया, सी का 2 होगा, और जो आपका डी है डी का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है वो सी वाला निकल करके आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार और देख सकते हैं हम लोग। ए का 4 हमने बताया, बी का 3 बताया, सी का 1 बताया हमने, सी का 1 यदि हमने बताया तो सी का 1 ही लगा हुआ है, और डी का 2 लगा हुआ है। तो ठीक है, मतलब यहाँ एरो तो सही मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पर मार्किंग जो है वो गलत हो रही है, मार्किंग आपकी बी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which work is not included in the works of Department of Culture established look after the historical, archaeological and artistic fund of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सेल करना, इसकी बिक्री करना सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा इसको। काफी बढ़िया सवाल है, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे। अगला सवाल देखिए, लोक नृत्य से पूछा गया है, जो फॉक डांस है इससे पूछा गया है कि इसका संबंध जो है राहुला का संबंध पूछा गया है कि यूपी के किस एक क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध है वो बुंदेलखंड वाले रीजन से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो यदि आप हमारी 51 दिन की 51 सीरीज को देख रहे हैं तो लगातार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। खड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली, याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई थी। इसके बाद पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या समझा जाता है? तो धान, मक्का और गेहूं है, मक्का आलू और मूंग है, मक्का तोरिया और गेहूं है, कपास, गेहूं और मूंग है। तो देखेंगे आलू को बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं समझा जाता है, इसीलिए आलू हो नहीं सकता है। तोरिया और मक्का और गेहूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि पानी, बारिश ज्यादा होती है और पानी की अवेलेबिलिटी है, तो धान, मक्का और गेहूं इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। आराम से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी रूप में आपके सामने आता रहता है, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, और दूसरी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी स्पेशल के अंदर। वारिस अली शाह के बारे में पूछते हैं कि वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है। तो मेला जो लगता है वो देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी के अंदर, मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात भी समझ में आ रही होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, ठीक है, कौन सी संस्था इसमें से उपलब्ध कराती है ऋण? द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन उत्तर प्रदेश थ्रू विच लॉन्ग टर्म लोन्स आर मेड। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, यूपी फिनेंशियल कारपोरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको निकल करके आ रहा है वो यूपी फिनेंशियल कारपोरेशन होगा, बिना किसी परेशानी के। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे आप कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका इलाहाबाद में है। इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, साथियों इस पर लगातार बात हो रही है। गेहूं हो, गेहूं में हम सबसे टॉप पर हैं,
इवन और कई सारी चीजों में। तो दिए गए विकल्पों में हम जो आंसर करेंगे वो खाद्यान्न करेंगे, क्योंकि फूड ग्रेन में हमारी टॉप प्रोडक्टिविटी सॉरी टॉप प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी पूछेगा तो पंजाब कर दीजिएगा, ठीक है। गेहूं की प्रोडक्टिविटी पूछ ले तो पंजाब कर दीजिएगा, यदि धान की भी प्रोडक्टिविटी पूछ ले तो पंजाब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है। तो वैसे तो गौतम बुद्ध नगर होता, लेकिन विकल्प में नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आपका कानपुर नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भैया, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ तक कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश इज बीइंग ट्रांजिस्ट विद द डिजिग्नेशन ऑफ अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिस्ट। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड फीलिंग वेरी बैड, कि किसी भी धरती को हमेशा नहीं कह सकते हैं। कोई धरती आतंकवाद को जन्म नहीं देती है, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार लोग इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसका कंसर्न होता है। लेकिन फिर भी ये बात जो है वो आजमगढ़ को लेकर के कई बार मीडिया के अंदर आता है। बट यहाँ पर आप लोगों को अपने हिंदुस्तान के नागरिक होने पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी जिले को हम ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया कई बार या राजनीतिक मंचों पर कई बार इसको गलत तरीके से प्रवोक कर दिया जाता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सवाल काफी अच्छा है। यदि आपने पढ़ा होगा, मगध आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, अजातशत्रु इसका आंसर होगा, राइट। इसके बाद मनु स्मृति के बारे में पूछा जा रहा है कि मनु स्मृति इज मेनली रिलेटेड टू। तो मनु स्मृति आप जानते हैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। कई बार इसका मिस इंटरप्रिटेशन भी लोग कर देते हैं, लोग कहते हैं कि मनु स्मृति ने ही समाज को बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया। ऐसा नहीं, आप मनुस्मृति पढ़े नहीं है, इसलिए आपको शायद ऐसा लगता होगा, या आप किसी विशेष व्यक्ति से या उसके विचारों से प्रभावित होंगे, इसलिए ऐसा लगता होगा। मनुस्मृति ने समाज को खराब नहीं किया, एक सामाजिक व्यवस्था की बात की है, और वो व्यवस्था खराब नहीं थी। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। देखिए, पूछा गया कि हु सेंट वानसांग एज एन एनॉय टू द कोर्ट ऑफ हर्ष। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो ताई मुंग ने। देखिए, यहाँ पर ताई मुंग की जगह पर ताई सुंग कर देता तो आंसर सही हो जाता, तो ताई सुंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका होगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा बहुत बड़ी बुक थी, 3 पार्ट में छपी हुई थी अकबरनामा, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा काफी बहुत बड़ी बुक है अकबरनामा, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। फैजी जो था वो अकबर के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का हेड था, बार बार उस पर भी सवाल पूछते हैं आपकी परीक्षाओं में। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान और रिपीटेड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 का टाइम होगा। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू होगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने कई बार इसको थियरी की क्लासेस में पढ़ाया है, एमसीक्यू की क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लॉर्ड मैकाले से संबंधित कौन है, मतलब लॉर्ड मैकाले का संबंध इनमें से किससे है। तो लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है वो मैकाले की नीतियां जो है वो इंग्लिश एजुकेशन के लिए थी। आपको मालूम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम था, 1835 में ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इसी के रिकमेंडेशन पर पूरा आया था, ठीक है। आसान सा सवाल है ये भी, आसानी से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी पूछी गई है, कुछ खास इसमें है नहीं। मोपला विद्रोह जो होता है वो 1921 में होता है, आप जानते हैं। सबसे पहले ये होता है आपका चंपारण 1917 में होता है। अमृतसर की घटना 1919 में होती है, आपको मालूम ही है। और यहाँ पर चौरी चौरा 1922 में होता है। तो इसके हिसाब से आप क्रोनोलॉजी अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो निकल करके आएगा वो सी वाला आएगा, और उसके बाद जो निकल करके आएगा वो सी वाले के बाद निकल करके क्या आएगा भाई, ए वाला आएगा, और फिर आएगा डी वाला, और उसके बाद फिर निकल करके आएगा बी वाला। तो सी ए डी बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को जो टाइम लाइन है ना, टाइम लाइन बहुत अच्छे से याद करना। टाइम लाइन पर सवाल बनते हैं, और मैंने अपने अमृत बैच के अंदर टाइम लाइन का तो बहुत ही सिस्टमेटिक आपको एक वो दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि 51 डेज 51 सीरीज कंटिन्यू होगी, और आप लोगों को इस पर पूरी ताकत लगा के रखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और लगातार बने रहना है। सबसे बड़ा जो खेल है जीवन का सक्सेस का, वो किस में है, कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी में। तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये एकदम से क्लियर है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश राज्य के कफन में एक कील की तरह सिद्ध होगा, कि जिसके पीठ पर लाठियां बरस रही थी, आप जानते हैं साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, इन्हीं लाठियों के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, और उसी के बाद सरदार भगत सिंह जैसे लोग जो है और ज्यादा उग्र हो गए।
और बदले की भावना आग की तरह से जल रही थी और जलनी भी चाहिए थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? काफी बढ़िया सवाल है, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, याद रखिएगा। फाउंडर की बात करेंगे तो आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 32 में। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन गलत हो सकता है आपका। ठीक है, गलत होने की संभावना है। आप वीडियो को रोक करके आराम से एक बार कमेंट करिएगा और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका गलत हुआ या सही हुआ। क्या है सवाल कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ज्यादातर लोग पट्टाभी सीतारामैया को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। 1932 के पूना समझौते की बात यदि हम बात करें तो इसका जो सीधा संबंध था वो किससे था? दलित वर्ग से था, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिद पर अड़े हुए थे दलितों के लिए। ठीक है, बात भी ठीक थी। उन्होंने कहा था कि यदि हमें देश और दलित में पहले चुनना पड़े तो हम दलित को पहले चुनेंगे, क्योंकि जो सबसे हाशिए पर समाज है यदि उसकी राजनीति हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वो होगा। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये सुभाष चंद्र बोस साहब ने लिखी थी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को अलर्ट रहना है। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये सब आप जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार परेशान करते हैं आपको, और कुछ लोगों को लगता है कि सर ये वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं क्या? यही वन लीनियर क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में, करेक्टली मैच के फॉर्म में, नॉट करेक्टली मैच के फॉर्म में करके यूपीएससी तक में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला कौन थी और पहली महिला कौन थी। तो जब भारत की पहली महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो यहाँ पर आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिस ने कहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर फोर्ड क्रिस ने कहा था ये क्वेश्चन कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है। कथन वाले का आप नोट्स बना लेना, यदि आप लोगों को लगता है 10, 12, 15 कथन है लगभग, यूपी पीसीएस के फेवरेट कथन है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मास मूवमेंट रन बाय महात्मा गांधी। तो पहली बार महात्मा गांधी साहब ने जो मास मूवमेंट रन कराया था, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, राइट। मास मूवमेंट कहां पर आया? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, यहां पर पहला मास मूवमेंट था। साल्ट सत्याग्रह तो काफी आगे की बात है, राइट। भारत छोड़ो आंदोलन उसकी और आगे की बात है, और नील आंदोलन में मास मूवमेंट नहीं था, ये तो एक सत्याग्रह था एक तरीके से, आप देख सकते हैं। तो पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सत्य शोधक समाज कई बार पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले। पिछले साल भी इन्होंने पीसीएस में पूछा था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैच, नॉट मैच, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, इस टाइप के सवाल में ये सब फैक्ट पूछते हैं और बड़ी ही आसानी से पूछते हैं, और आप एकदम टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर? नेहरू तो थे लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। बड़ा ही बढ़िया सवाल है। देखिए गांधी जी का मानना यह था कि आप स्वदेशी को अपनाइए, भारी औद्योगिकीकरण यदि आप करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। पहले आप स्वदेशी को मजबूत करिए, आत्मनिर्भर बनिए, उसके बाद आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेहरू चाहते थे, क्योंकि नेहरू का जो सोच था वो ग्लोबलाइज था, वो चाहते थे कि हम ब्रिटेन की तरह से बन जाए, लेकिन गांधी कह रहे थे कि नहीं, पहले स्वदेशी पर काम करो। दोनों ही लोग पढ़ाई ब्रिटेन में ही पढ़े थे, लेकिन दोनों की सोच, दोनों के अप्रोच में थोड़ा अंतर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है, काफी अच्छा सवाल है। उपनिषदों कथन दिया गया, उपनिषदों के प्रति कथन दिया गया, क्या कथन दिया गया भाई? कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा तो थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। इसका मतलब यह हुआ कि ए गलत है और आर सही है, ठीक है ना। ए गलत है और आर सही है, उपनिषदों के प्रति उनकी श्रद्धा तो थी, ठीक है ना। इसलिए यहां पर आप परेशान नहीं होंगे, टेंशन में नहीं लेंगे, ठीक है। जिया तरंग जो आंदोलन है, जिया तरंग आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये आंदोलन था, और ये शुरू हुआ था मणिपुर में। कई जगहों पर आपको ये नागालैंड या त्रिपुरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो गलत है। तो सही क्या इसका आंसर होगा? मणिपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना जो हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना आपकी हुई थी दिल्ली के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहां पर स्थापित हुआ था, HSRA। तो यहाँ पर आंसर आप करेंगे दिल्ली, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देखिए विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक हो सकता है। तो यदि उद्देश्य एक है तो विचार अलग भी होंगे, तब भी हम कहां पहुंचेंगे? उसी उद्देश्य पर पहुंचेंगे, ठीक है।
तो दोनों लोग आजादी चाहते थे, लेकिन दोनों लोगों के रास्ते अलग अलग थे, दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। जर्मनी से उन्होंने रेडियो पर कहा था, तो ही वाज द सुभाष चंद्र बोस साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस पर भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं, ये लाला हरदयाल वाली जो पार्टी थी वही वाली है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है। इस क्रोनोलॉजी में भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो आपको पढ़ाने बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। यदि आप थोड़ा भी तैयारी करते हैं या हमारे साथ आप लगातार क्लास करते हैं तो आपको डेफिनेटली ये सब कुछ याद होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, हमारे साथ जो लोग लगातार ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, अपनी फीलिंग्स को जरूर मुझे कमेंट करिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों में आपको कहीं कोई सुविधा आ रही है, या जो भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ रहे हैं, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कहीं आपको कोई परेशानी हो रही है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है भाई? सबसे पहले इसमें होता है, आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत के बाद शुरू होता है असहयोग आंदोलन, 3 के बाद 1 आएगा, और इसके बाद होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, तो 3 1 2 4 आपका जो आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट होगा। बिना किसी परेशानी के आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। काफी बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे क्या पूछा गया है? अगेन क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 47 की क्रोनोलॉजी पहले इंग्लिश में आप देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। 47 इंग्लिश में कह रहा है कि नेशनल, इसमें भी क्या फाइंड आउट करना भाई? स्कीम्स की क्रोनोलॉजी, यूपीपीसीएस क्रोनोलॉजी पर ही कम से कम मान के चलो 10 से 15 सवाल देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन दिया गया है, फिर नमामि गंगे दिया गया, फिर स्टार्टअप इंडिया दिया गया, और फिर दिया गया है स्किल इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या शुरू हुआ? सबसे पहले नमामि गंगे शुरू हुआ था। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 नंबर ये मान के चलिएगा। इसके बाद क्या शुरू हुआ था? स्किल इंडिया शुरू हुआ था, यानी कि सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा। तो 2 के बाद 4 देखिए 2 विकल्पों में दिया हुआ है, 2 के बाद 4 2 विकल्पों में दिया हुआ है। और इसके बाद देखेंगे तो शुरू हुआ था तीसरे नंबर पर स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, और चौथे नंबर पर हुआ था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आंसर निकल करके आएगा 2 4 3 1, बी वाला करेक्ट आंसर है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, क्या पूछा गया भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेम ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि बात करी जा रही है नरेगा की, बात करी जा रही है किसकी? नरेगा की बात की जा रही है। नरेगा आप जानते हैं कि 2005 के एक्ट के माध्यम से इसको शुरू किया गया था 2006 में। ठीक है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि नरेगा का नाम बदल करके इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब कर दिया गया? तो इट वाज द डेट टू 2 अक्टूबर 2009। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सी होगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। नरेगा को एमजी नरेगा कब किया गया? काफी पॉपुलर स्कीम है, हर साल सवाल पूछते हैं इससे। बजट वाला भी देख लीजिएगा, नरेगा का बजट घटा है कि बढ़ा है, वो एंगल भी आपकी परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2013 इज टू इंश्योर स्किल इंडिया फॉर यूथ इन नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, राइट, जून 2013 में। लेकिन अब वही बात है कि जून 2013 में है तो इस वर्ष तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आउटडेटेड मानते हुए आंसर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं आ गया, कभी रिपीट हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या पूछा गया है कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड। तो इसमें आपको विकल्प दिया जा रहा है कि अप्रैल 2008, मई 2007, अप्रैल 2009 और मई 2010। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2008। अब यहाँ पर देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री, जितनी भी करंट स्कीम है वो सब भी याद होनी चाहिए, और इसके आसपास की जो स्कीम है वो भी याद होनी चाहिए। ईयर याद करेंगे और कोई रास्ता नहीं मेरे साथी। यदि आप कभी प्रीलिम्स का एग्जाम दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा, एकदम रॉ फैक्ट पूछते हैं, आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। पीसीएस मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा इतना पढ़ना है कि सारे दुनिया ज्ञान आपको हो जाएगा, संभव ही नहीं, वो कभी होगा ही नहीं। तसल्ली से पेपर दीजिए, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। डिफिकल्ट क्या होता है? जो आपको फैक्ट नहीं याद है तो आपके लिए डिफिकल्ट है, याद है तो आसान है। तो याद करने की फिलॉसफी पर काम करेंगे, हो जाएगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ये है कि यदि अभी भी आपको लग रहा है कि सर 1 महीने बचे हुए, 1.5 महीने बचे हुए, कुछ बता दीजिए कि क्या करें। सिर्फ मार्केटिंग नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मात्र 2499 खर्च करते हैं, और बार बार मैं आपसे कहता हूं कि खर्च नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है,
यदि आप ये करते हैं तो आपको डेफिनेटली इतना मैटर मिलेगा इसके अंदर, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगा, ई बुक के फॉर्मेट में मिलेगा, कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं और भटकने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैटर तो ऑनलाइन में सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, आपसे वादा है कि इतना सिस्टमेटिक मटेरियल आपको शायद ही कोई देगा। आप एक बार इसको सब्सक्राइब करें। टॉपर्स फोरम ऑफिशियल का जो हमारा एप्लीकेशन है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में टैग कर दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टॉपर्स फोरम ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आप जाइए, स्टोर में जाइए, अमृत बैच में जाइए, और अमृत बैच में आप ये कॉस्ट पे करके अपने सारे ही वीडियो को अनलॉक करिए और इंजॉय करिए मस्त तैयारी को अपने। कॉन्फिडेंस आपका 10 दिन में बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कोर्स को बनाया है शायद ही आपको इस तरीके से कोर्स मिले। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, इतने सवाल आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी में भी क्या पूछा गया है कि इनका कालानुक्रम आपको बताना है। तो पीएम किसान साथियों शुरू हुआ था 2019 में। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक लास्ट में होना चाहिए दिए गए विकल्पों के अनुसार, क्योंकि इसमें कोई ऐसी योजना नहीं है जो 19 के बाद की है। पीएम उज्ज्वला शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है जी। अब बात आती है सुकन्या समृद्धि की और बात आती है प्रधानमंत्री मातृवंदन की। तो प्रधानमंत्री मातृवंदन शुरू हुआ था 2017 में और सुकन्या समृद्धि हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो 4-2 और 3-1 होना चाहिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, डी वाला 4-2, 3 और 1। ठीक है, 4-2, 3 और 1। ठीक है ना, तो 15, 16, 17 और 19 ये क्रोनोलॉजी बनेगी। बिना परेशानी के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से आप थोड़ा अलर्ट मोड में आइएगा। करंट अफेयर के सवाल होंगे, काफी अच्छी संख्या में होंगे, और ये वाले जो करंट अफेयर हैं ये आपकी परीक्षाओं में आने के लिए बिल्कुल बेचैन है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। हर क्लास की करंट अफेयर से एक क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है जी, क्या है देखिए, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन MMP NMP इज ऑब्लिक आर करेक्ट। इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे नीति आयोग ने डेवलप किया था। देखिएगा यहाँ पर, अच्छा माफ करिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, थोड़ा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। यही होता है जल्दीबाजी में करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट समझा, चूंकि मैक्सिमम सवाल किस पर होते हैं, करेक्ट पर, और 10-5 सवाल के बाद 1-2 इसी में इनकरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग। ठीक है जी, तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसे नीति आयोग ने डेवलप किया था। अंडर दिस द मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 6 लाख करोड़ हैज बीन एस्टिमेटेड इन 4 years फ्रॉम 2020 to 25। तो ये भी सही है। और पूछा क्या गया है कि कौन इनकरेक्ट है, तो जब इनकरेक्ट बोलोगे तो नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है ना, तो ये आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है भाई, 53 कह रहा है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, कालानुक्रम पूछा जा रहा है किसका, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं सारी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन होना भी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो इंक्लूजन का मतलब एक एंगल फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, एक पॉलिटिकल का है, एक आपका सोशल का है। तो पूछा गया क्रोनोलॉजी बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें सबसे पुरानी स्कीम जो नजर आ रही है वो कौन सी आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम नजर आ रही है। इसके बाद जो नजर शुरू किया गया था वो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था, और इसके बाद जो शुरू किया गया था वो स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो यहाँ पर आंसर जो निकल करके आएगा वो 2, 1 और 3 निकल करके आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन इंद्रधनुष इज अ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर हायर इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और क्या पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप बता दीजिए। तो बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। तो आंसर क्या होगा कि बोथ 1 and 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ 1 and 2 ये करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55 भाई? देखिए 55 को हिंदी में देखेंगे, 55 को हिंदी में देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिकार रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना जो लॉन्च की गई थी उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस स्कीम हैज बीन स्टार्टेड विद द गोल ऑफ फंडिंग टू अनफंड, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट हैज बीन फॉर्म्ड एज सब्सिडियरी यूनिट ऑफ सिडबी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही लग रहे हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना, वैसे तो मैंने कहा आपसे कि इतनी पुरानी योजनाएं नहीं पूछी जाती हैं इसीलिए आउटडेटेड है, छोड़ देते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आई थिंक स्वाधार होना चाहिए, लेकिन आप देख लेना एक बार, कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। जिसको मैं कह दूं कि आउटडेटेड है वो ऑलमोस्ट मान के चलो कि नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद सवाल क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 अर्बन स्कीम। ध्यान दीजिएगा 3 अर्बन स्कीम, ठीक है। 3 अर्बन स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2015। तो जून 2015 में जो अर्बन स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो ऑब्वियसली आयुष मिशन नहीं है, याद रखिएगा आयुष मिशन जो है वो अर्बन स्कीम नहीं है, ठीक है ना। हेल्थ से संबंधित मिशन है, आप जानते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था 2013 में, और 2013 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भाई? 2013 देखिए 2012 तक चली है 11वीं, ठीक है ना। तो 11वीं यहाँ पर होगा, और 12 से 17 चली है 12वीं, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन समाप्त हो चुका था बीच में, आप जानते हैं। तो नीति आयोग काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अगला सवाल भी देखिए यदि ध्यान से, तो बहुत ही आउटडेटेड है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बताने का। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम ये 1953 में चला था। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की यदि बात करते हैं तो ये आपका 2001-2002 में चला था। इसके बाद स्वजल धारा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं आप 1986 का ही प्रोग्राम है। एंड फूड ग्रेन बैंक स्कीम जो है वो 2002 में। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क ऑफ पंचायत, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा जोखा कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना, आपको ईयर भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। पंचायत मित्र योजना शुरू कब की गई थी पूछा गया है, तो पंचायत मित्र योजना 2016 में शुरू की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, याद रखिएगा इसको। पंचायत मित्र योजना 2016 में शुरू की गई थी। प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कई 100 क्वेश्चन का डेटा ऐसा फीड होता है कि वो आपको पता नहीं रहता है कि आपने पहले कहीं पढ़ा है। जब सामने वो क्वेश्चन आता है तो सबकॉन्शियस माइंड से उसका आंसर आपको फाइंड आउट होता है कि आपने इसे पहले कहीं पढ़ा है, और आप सही आंसर ही करते हैं, और अचानक से आपका जो मेहनत है वो रिजल्ट में बदल जाता है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करिए, ना ही परेशान होइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उदय स्कीम। ऑलरेडी ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, काफी पहले 2016 में ही पूछ लिया था। इन नवंबर 2015 दिस स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंश्योर 24 आवर पावर सप्लाई। ऐसा कुछ नहीं है, 24 आवर पावर सप्लाई के लिए नहीं इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ओनली 1 होगा यदि करेक्ट पूछा गया है तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मिट्टी के तेल पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डीबीटी स्कीम, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आराम से इसको समझेंगे और बताएंगे कि क्या है आंसर इसका। तो देखेंगे समझ में आ रहा है कैसे, कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये वही डीबीटी है जिसके माध्यम से सीधे आपके खाते में पैसा दिया जाता है। क्या पूछा जा रहा है? केरोसिन हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 2016 होना चाहिए। तो डेट याद ना हो भले ही, लेकिन ईयर यदि याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। स्कीम से आप जानते हैं यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, आईएएस हो, लगातार सवाल पूछे जाते हैं स्कीम से। तो स्कीम पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, जो भी रनिंग स्कीम है, और जो अब चूंकि जब से प्रधानमंत्री जी नए वाले बने हैं मोदी जी, तब से आपको इस स्कीम पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चल रहा है सरकार ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्वेश्चन भी आप किसी और रूप में पहले
यूपीएससी ने 2016 में ही पूछ लिया था इसको भी, क्योंकि लॉन्च उसी साल किया गया था। तो दिस वाज स्टार्टेड इन द जनवरी 2016 ड्यूरिंग द रबी क्रॉप, ठीक बात है। द स्कीम हैज रिप्लेस्ड द प्रीवियस टू स्कीम, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला भी। इसने प्रीवियसली 2 इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 होगा, ठीक है ना, बोथ 1 एंड 2 होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। थोड़ा सा वो देख लेना आप लोग, जो प्रीमियम इसका है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो रबी क्रॉप के लिए अलग है और खरीफ के लिए अलग है। खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और हार्टिकल्चर के लिए 5% है। ये डेटा भी पूछते हैं आपसे, जो कि बहुत बड़ी स्कीम है। पोस्ट हार्वेस्ट कवर करती है 15 दिन तक। हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र के लिए एक माइलस्टोन इंश्योरेंस स्कीम है। बस इसको प्रमोशन दीजिए, बढ़ावा दीजिए, ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शुरू किए गए शहरी आजीविका मिशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो यहाँ पर नाम बदल करके जो किया गया है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। आप लोगों को इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF वाज सेटअप। तो नेशनल निवेश एवं अवसंरचना कोष किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2015 होगा। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, देख लेना आप लोग। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो 2015 में स्थापित किया गया था, ठीक है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए आपके सामने है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में भाषा की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में उड़ान परियोजना शुरू की थी। तो आई थिंक कि IIT बॉम्बे होना चाहिए, ठीक है, और ये करेक्ट आंसर भी होगा IIT बॉम्बे, ठीक है। क्या किया था उन्होंने, भाषा की समस्या को खत्म करने के लिए उड़ान स्कीम शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर का अगला सवाल है, क्योंकि फैक्चुअल सवाल आते हैं। और पीएम गति शक्ति योजना तो अपने आप में देयर इज नो डाउट कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीएम गति शक्ति पर क्या सवाल पूछा गया आपसे, देखिए कि गति शक्ति योजना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। गति शक्ति योजना वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2021। तो एक चीज तो और याद रखना कि जो चीजें 15 अगस्त को लॉन्च करी जा रही हो, 2 अक्टूबर को लॉन्च करी जा रही हो, वो योजनाएं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कारण क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं। क्या पूछा गया है, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 लाख करोड़, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द बेगर्स, ठीक है। भिखारियों के लिए बताएंगे आप लोग कि भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इस्माइल स्कीम है, बहुत क्लियर सा आंसर इसमें, इस्माइल स्कीम भिखारियों के लिए है। कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोई परेशानी होती है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया होने के साथ साथ मैच करने वाला है। तो मैच करने वाला है तो आप आराम से इसको मैच कर सकते हैं। क्या पूछा गया आपसे, देखिए हिंदी में तो टाइपिंग एरर है भाई, माफ करिएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए समझाते हैं आपको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो ये शुरू हुआ था 1952 में। तो 1952 में कौन सा रहा होगा, पहला रहा होगा, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, है ना। आप लोगों को क्या करना है, लुसेंट जीके उठा लीजिएगा और वहां पर पंचवर्षीय योजना एक साथ दिया हुआ है, वहां से काम आपका हो पाए तो ठीक है, नहीं तो अमृत बैच में इकोनॉमी का पहला ही लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से सारी प्लानिंग उसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है, उसमें से आप देख सकते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A का 4 होगा। तो A का 4 हम देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं, या तो पहला वाला हो सकता है और या तो D वाला हो सकता है। फिर बात करते हैं कि इस नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आप जानते होंगे, तो ये 1969 में किया गया था। तो 1969 में किया गया था। आप देखेंगे यहाँ पर 7वीं नहीं हो सकती है और 5वीं नहीं हो सकती है, ठीक है ना। नहीं, 5वीं आपकी बिल्कुल हो सकती है, 5वीं ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 1969 से लेकर के और 74 तक की योजना थी, ठीक है ना। तो 5वीं होगी, यानी कि अगेन आपके पास एक परेशानी नजर होती हुई आ रही है। यहाँ पर आंसर आपका दोनों ही मैच कर रहा है। अब सी वाले में देखेंगे, सी वाले में क्या हो सकता है कि सी वाले का आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सी जो है वो सी का 1 होगा, सी का 1 नहीं होगा बल्कि सी का 2 होगा। गुड, फाइन, सी का 2 होगा, ठीक है ना। तो सी का 2 यदि होता है, मैं एक बार फिर से आपको मैच करा देता हूं, यहाँ पर सारा देख सकते हैं आप क्या होगा। देखो
सी का होगा भाई 2, ठीक है ना, सी का 2 होगा, और जो बी है बी का 1 होगा। मिनिमम नीड्स फूड प्रोग्राम ये वाला 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, ठीक है ना। तो बी का 1 और सी का 2, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी वाला आ रहा है। बिना किसी परेशानी के आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए भारत में पीली क्रांति कब हुई। तो बहुत ही स्पष्ट है, पीली क्रांति कब हुई ये यदि आपने पहले कभी पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, नहीं पढ़ा है तो सोचने से याद नहीं आएगा, ना ही इसमें कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1986 में, ठीक है, 1986 में पीली क्रांति भारत में शुरू हो गई थी, ठीक है। 71 सवाल देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम दो तरीके की स्कीम होती है, इकोनॉमी में आप समझ पाएंगे इन बातों को, और इस पर लगातार आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, डिफरेंस दोनों में आपको पता होना चाहिए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ठीक बात है। इट वाज स्टार्टेड इन जून 2020, ये भी ठीक बात है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी ठीक बात है। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरल पेंशन योजना। साथियों जो सरल पेंशन योजना है ये काफी पुरानी योजना है, सरल पेंशन योजना, इसीलिए इसके बारे में सवाल आपसे पूछे जाने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी पुरानी योजना है, यहाँ पर आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस की स्कीम आ चुकी है तो सरल जो है वो इंश्योरेंस स्कीम आउटडेटेड स्कीम है, और जो मैं कह दूं नहीं पूछा जाएगा। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी नहीं कि आप सब जानते हो, क्या नहीं पढ़ना है ये भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। मेरी क्लास में मैं आपको ये बताने का पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और इस पर आप भरोसा रखिए। जो मैं कह रहा हूँ आप पेपर देंगे, आपको एग्जाम के अंदर सवाल मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान दिखाना या बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना परीक्षा देने के दृष्टिकोण से दोनों ही उचित नहीं है। तो जो आपके काम का है मैं आपको दे रहा हूं, आप उस पर फोकस करेंगे। क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 रीस्टोरेशन इनिशिएटिव इन दिसंबर 2022। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो नमामि गंगे होना चाहिए, नमामि गंगे परियोजना, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर नमामि गंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया है कि टू प्रोवाइड सपोर्ट टू SC ST एंड वुमेन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टैंड अप इंडिया। भाई हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, इनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं तो नमन करता हूं इस सोच को, इस विजन को। यदि आप व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से नहीं उनको अच्छा मानते हैं तो आप अपनी विचारधारा को अपने पास रखिएगा, वो एक अलग पहलू है। मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं एक सोच की तारीफ कर रहा हूं, एक विजन की तारीफ कर रहा हूं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान को आने वाले 30 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, 50 वर्षों तक देख रहा है कि भारतवर्ष 47 में कैसा होना चाहिए, निश्चित रूप से एक विजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो व्यक्ति यह समझ रहा है कि जो जनरेशन आ रही है उसको हम क्या देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक विजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत ही बड़ा विजन है और बहुत क्लियर है कि यदि आप अमृत काल में चल रहे हैं, अमृत काल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंड अप पर फोकस करना पड़ेगा, स्टार्टअप पर फोकस करना पड़ेगा। और इसको आपने शुरू किया था 2016 के अंदर, 5 अप्रैल 2016 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्हीं को तो प्रमोट करेंगे, SC हो, ST हो, वुमेन हो, दिव्यांग हो, माइनॉरिटीज हो, इन्हीं को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहा जा रहा है कि इन मई 2022 NCEB 2.0, तो NCEB 2.0 की कंसर्न मिनिस्ट्री पूछी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बिना किसी परेशानी के आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फरवरी 2022, तो जो नव भारत है इसमें आपका जो आंसर है वो प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इजियर फॉर वुमेन which one of the following bank has launched a specially featured scheme called महिला मित्र प्लस। तो महिला मित्र प्लस जो है ये फेडरल बैंक की स्कीम है, आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद
सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन दिसंबर 2021 प्रपोजल रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ रिलायंट फार्मर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम वाज सपोर्टेड बाय यूपी कैबिनेट। इन दिस रिगार्ड द स्कीम, स्टेटमेंट दिया गया है क्या कि द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023, बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी एएलएएस अंडर दिस स्कीम, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में, ये वही सवाल है जो हिंदी में है, तो इसको मैंने बता दिया आप लोगों को, देख लीजिएगा। 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। हालांकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है, आप जानते हैं, लेकिन इसको उस समय 180 दिन के लिए बढ़ाया गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। ये वही योजना है जिसमें आप पैकेट में भर के अनाज ले आते हैं और कई बार खाते हैं और कई बार कुछ लोग बेच भी देते हैं। आप लोग ऐसा मत करिएगा, अनाज खाने के लिए मिलता है, यदि बेचने की स्थिति हो तो आप विड्रा कर दीजिए, मत ले आइए, ठीक है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ पूछा गया है कि कब हुआ था, डेट पूछी गई है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहाँ पर आप लोग क्रोनोलॉजी फाइंड आउट करेंगे। तो क्रोनोलॉजी में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, बहुत बढ़िया, किसान मानधन योजना है, ई नैम है, उज्ज्वला 2.0 है, और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था मातृवंदन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ई नैम तो देखिए शुरू किया था 2015 में, ठीक है ना, ई नैम 2015 में शुरू हुआ था। तो दिए गए विकल्पों में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ई नैम प्रधानमंत्री किसान मानधन तो इसके बाद में शुरू हुआ है। तो obvious सी बात है कि आपका आंसर जो शुरू होना चाहिए वो 2 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला एकमात्र विकल्प है जहां पर ये 2 से शुरू हो रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिना कुछ दिमाग लगाए ही आंसर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं साथियों कि 2014-13 से लेकर के 2023 तक की सभी योजनाओं की लिस्टिंग कर लो और ईयर लिख लो एक बार, कि कम से कम ईयर लिख लो आप मेरे भाई, आपको आराम से पता चलेगा कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। एक ही वर्ष की यदि 2 बहुत बड़ी योजनाएं हो तब मंथ या डेट लिख लेना, नहीं तो डेट लिख लिख के याद मत करिए, डेट लिखेंगे परेशान हो जाएंगे। केवल 15 अगस्त और 2 अक्टूबर वाली डेट याद रखिएगा, वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1996 एंड 97, 1996-97 में शुरू हुई थी इंटीग्रेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड डेट्स टू पुअर फार्मर्स। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो क्वेश्चन आउटडेटेड है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेट देने के लिए नहीं शुरू किया गया था, इरिगेशन के लिए शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो शून्य दृष्टिकोण है, विजन जीरो अप्रोच है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है, रोड सेफ्टी से, याद रखिएगा इसको, है ना। सीधे सीधे सवाल मिल सकता है ये कि विजन जीरो अप्रोच किसके लिए है, तो रोड सेफ्टी से है। यूपीपीसीएस के अंदर ऐसे ही सवाल आते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य विवाह करना तो है नहीं, ठीक है ना, विवाह की समुचित व्यवस्था नहीं है, आदिवासी समाज बेटियों का ये भी नहीं है ना। यहाँ पर आंसर इसका है कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। इसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो राज्य सरकार ने फरवरी 2018 में दस्तक अभियान जो चलाया था वो संक्रामक रोगों से बचने के लिए, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा संक्रामक रोगों के साथ वो जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा, याद रखेंगे इस बात को भी आप लोग। भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास और कायाकल्प द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब की गई थी, बताएंगे आप लोग कि जो अमृत सरोवर मिशन है वो कब शुरू किया गया था। अप्रैल 2020, मई 2021, अप्रैल 2022 और जनवरी 2022। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है अप्रैल 2022 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है अगस्त 2020 के कैबिनेट में, 2022 के कैबिनेट में। इस नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देखिए ये 1000 करोड़ वाला या लाख करोड़ वाला जो फंड होता है ना, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। एक बार लिस्टिंग बना के याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। और भलाई साथियों इसी में है कि खुद एक्सपेरिमेंट करके गलती मत करिए। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति था, रेगिस्तान में पानी ढूंढने गया और उसे बताया गया था कि जहां तालाब है वहां तक आप यहां से चल करके तो जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में लैंड माइंस बिछे हुए हैं। तो लैंड माइंस का मतलब ये होता है कि यदि लैंड माइंस पर आपके पांव पड़े तो ब्लास्ट कर जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी।
तभी जिस व्यक्ति को पानी की तलाश थी उसने ये भी नोटिस किया, ये भी देखा कि उस तालाब तक पहुंचने के लिए कुछ ह्यूमन के, मानव के पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी भी कोई गया है और हो करके आया है वहां से। तो यदि आप वह व्यक्ति हो जिसको पानी की तलाश है तो आप क्या करेंगे? नया एक्सपेरिमेंट करेंगे या उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए पानी प्राप्त करके वापस आ जाएंगे? तो एक समझदार आदमी यही कहेगा कि सर हमें नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ लैंड माइन्स बिछा हुआ है, हमें उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके पानी लेकर के आना है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य पानी ले आना है, ना कि अपने आप को साबित करना है कि हम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। पता चला पहला ही पैर रखे और लैंड माइन्स ब्लास्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्सपेरिमेंट हो गए। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो आपको बता रहा हूं वो पिछले 10-15 वर्षों का अनुभव, कंटेम्प्रेरी जो परीक्षाएं हो रही हैं उन सब पर एक गहन अध्ययन, इन सब का एक पूरा निचोड़ है। तो आप हमारी बात को मानिए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्या सवाल पूछा गया भाई? वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को वही बताना है जो परीक्षा में आता है। और जो भी ऐसा सवाल हो, पीएम डिवाइन की बात करें, जो भी ऐसा सवाल हो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर रहा हो, डेफिनेटली वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत दिनों से बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करता है अपने आप को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इन अक्टूबर 2022 रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, तो इसका रीजन तो वैसे बुंदेलखंड है, लेकिन जिले दिए गए हैं 3, तो यहाँ पर जो बेहतर आंसर होगा वो आपका चित्रकूट होगा, याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व को केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है परीक्षा में, मोढेरा वाला, तो इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, सीधे राज्य पूछा गया तो आप आंसर गुजरात करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर गलती होने की संभावना है नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 90 क्वेश्चन तक आपने 91 तक देखा। करंट अफेयर के शानदार सवाल थे, बहुत ही शानदार सवाल थे। सवालों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी स्पेसिफिक में योजनाओं पर बहुत फोकस करना है पीसीएस के अंदर, चूंकि जब आप एसडीएम बन के जाओगे तो उन्हीं योजनाओं का तो इम्प्लीमेंटेशन आपको कराना है, इसीलिए योजनाओं के ईयर पर, उनके फीचर्स पर, उनके इम्प्लीमेंटेशन के तौर तरीकों पर आपको ध्यान देते रहना होगा, ठीक है। सवाल देखेंगे, कहा जा रहा है कथन है और कारण है, कथन है और कारण है, क्या है? कथन और कारण है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीएटी, कैट के बारे में बात करी जा रही है, कैट बिल्ली वाला नहीं है, याद रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 323A में कहा गया है कि सीएटी बनेगी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1985, ये भी ठीक है, और दूसरा वाला भी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए 2 और 3, जो कि विकल्प में दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। द मेंबर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल आर ओनली फ्रॉम, देखिए, ओनली फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर ये 2 और 3 कोई विकल्प, क्या पूछा क्या गया भाई, सॉरी, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ओनली 1, यानी कि इनकरेक्ट जो होगा वो ये वाला होगा, पहला वाला होगा, तो ओनली 1 जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, 93 क्वेश्चन तक आप एकदम कंफर्टेबल होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं क्या है। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले की सारी सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप अभी क्लास देख रहे हैं यही आपकी क्लास है जो प्रीमियर चल रही है, इसके बाद फिर कल से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो आप इसका टेंशन मत लेना कि सर ने लाइव कहा था फिर भी प्रीमियर हो रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार बीच में जाना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी काम है, आपकी क्लास रुके नहीं, आपकी प्रैक्टिस नहीं रुके, इसके लिए हमने जहाँ जरूरत पड़ा है वहां पर प्रीमियर अरेंज किया है क्लास को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहा जा रहा है, सॉरी 93 के बाद क्वेश्चन नंबरिंग में शायद कुछ एरर है। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 क्यों आ रहा है भाई? चलिए देखा जा रहेगा इसको, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन के करेक्शन को चेक किया जाएगा कि क्या इशू हो गया है। साथियों थोड़ा सा इसमें हल्का सा एरर हो गया है, मतलब कोई बात नहीं है, 150 क्वेश्चन है, बनाने वाली टीम कई बार थोड़ा बहुत दिमाग स्लिप कर जाता है, तो इधर उधर हो सकता है, इसको दिल पे नहीं लेंगे। आप भी समझ सकते हैं कि 150 क्वेश्चन
पर काम करना लगातार थोड़ा बहुत कई बार असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर के 97 तक नहीं है, स्लिप हो गया है वो। 98 से देखिए आप, 98 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में, काफी बढ़िया सवाल है, इसके आने की पॉसिबिलिटी भी खूब है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो गलत कथन पूछा जा रहा है, देखेंगे। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1993। देखिए ये सही कथन है, गलत नहीं है। इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये भी ठीक है। 103वें संविधान संशोधन से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, ये भी ठीक है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन सर्विस एंड टर्म्स कंडीशन, नहीं, यहाँ पर आंसर होगा पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका गलत स्टेटमेंट निकल के आएगा वो डी वाला निकल जाएगा, ठीक है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ, कई बार सवाल पूछ गया है परीक्षा में आपके, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो नमित शर्मा बनाम भारत संघ है, ये इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 होगा, करेक्ट आंसर याद रखेंगे। इसके बाद क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 104वां संविधान संशोधन होगा। आप सभी लोग जानते होंगे इसको, इसमें कोई परेशानी है नहीं, चर्चा में था, करंट अफेयर में था, बहुत बार पूछा गया। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए उन्हें कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उनके चुनाव में दोनों सदनों के केवल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज फंसाया गया आपको, केवल नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल कह सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा वो सी वाला आएगा, ठीक है साथियों। भारत के कैग, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि संसदीय समितियों में किस एक का मित्र और मार्गदर्शक माना जाता है? तो आंसर होगा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी जा रही है, चूज करना आपको। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछना है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये वाला सी वाला एकदम क्लियरली करेक्ट है, जो राज्य वित्त आयोग है आपका, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? यूनिटरी। तो एकल संविधान यूनिटरी को रिप्रेजेंट करता है, एकल नागरिकता भी यूनिटरी को रिप्रेजेंट करता है। संविधान की कठोरता, संविधान यदि रिजिड है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिटरी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपका सी होगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया, हाई कोर्ट को लेकर के क्या पूछा गया है कि द डिसीजन, प्रोसीडिंग एंड एक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट आर केप्ट एज एविडेंस, ठीक बात है। इट्स कंटेम्प्ट कैन बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और पेनाल्टी आर बोथ, ये भी ठीक बात है, आंसर होगा बोथ 1 एवं 2, कोई परेशानी नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वही बातें हिंदी में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑब्लिक कमीशन इज नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत बढ़िया सवाल है। राजमन्नार आयोग सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, सरकारिया भी उसी से है, और जो पंच आयोग है ये भी उसी से है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, याद रखिएगा। ज्वाइंट स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी की बात करी जा रही है, इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द 2 स्टेट्स। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन द बिलो स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए, और यहाँ पर कथन दिया गया है और साथ में उसका कारण दिया गया है। कथन और कारण को आप, पैटर्न वही है, कौन सही है और कौन गलत है और कौन किसकी सही व्याख्या करता है। तो क्या पूछा गया आपसे भाई, यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया है कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 352 द स्टेट बिकम कंप्लीटली अंडर द सेंटर, बात तो ठीक है, लेकिन द स्टेट असेंबली इज सस्पेंडेड, ये वाली बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ए सही है और आर गलत है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, फाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये वही क्वेश्चन है जो हिंदी में है आपके सामने, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में समझा दिया है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ ही मुझे एक बार आप लोग, जो लोग भी देखते हैं इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो में भाषा को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हिंदी या इंग्लिश में आपको कोई असुविधा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई और चाहत, कोई और बात मुझे जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड
द फंडामेंटल राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19, ऑब्वियस सी बात है कि आंसर इसका 358 है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। किस अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम कर सकता है? तो आंसर होगा 6 महीने। सब लोग जानते हैं 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 6 महीने है, ठीक है ना। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वही वाली बात है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, साथियों ज्योग्राफी शुरू हो रहा है पॉलिटी के बाद, आसान से सवाल मिलेंगे आपको। क्या कहा जा रहा है कि द, यहाँ पर देखिए हिंदी में, कुछ लोग अंग्रेजी में परेशान होते हैं, अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वतों की पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। बिल्कुल सही बात है, जो मानसून उठता है वो पूर्वी घाट की तरफ नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि रेन शैडो जोन पड़ जाता है, वो सारी बारिश पश्चिमी घाट में ही करता है, केरला और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये बात तो ठीक है, और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में होता है, यानी कि चेन्नई वाला जो रीजन है वहां पर बारिश अरब मानसून से नहीं होगी, वो रिट्रीटिंग मानसून से होगी वापस लौटते समय। तो यहाँ पर ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉर्वेस्टर ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। चेरी ब्लॉसम केरला, ये भी ठीक है। काल बैसाखी जो है वो उत्तर भारत में चलती, दक्षिण भारत में नहीं चलती है। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 और 2 होगा, यदि करेक्टली मैच्ड पूछा गया है तो, ठीक है, और करेक्टली मैच्ड ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेहसना, लुनेज, बोरहोला, नौगांव और कालोल, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा साइट जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है? तो जो बोरहोला है ये उड़ीसा में है, याद रखेंगे। तो 1, 2, 4 और 5 जो निकल के आ रहा है, 1, 2, 4 और 5, पहला वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है ना। यही आपके सारे के सारे गुजरात में है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोरहोला उड़ीसा में है, इसलिए यहाँ पर आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। महानदी है जिसे कहा जा रहा है कि ये सिंघवा, रायपुर के सिंघवा से निकलती है। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और फिर कहा जा रहा है कि नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। तो यहाँ पर जो आपका कृष्णा वाला आंसर है ये मैच नहीं कर रहा है, राइट, बाकी के 3 जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के लिए करेक्ट ऑप्शन नॉट नहीं पूछा गया, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रबी क्रॉप है, मतलब रबी की फसल के लिए कौन इसमें सही सुमेलित है। तो आप भी जानते हैं कि दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखेंगे तो जौ, कपास, ज्वार, चना। जौ, यहाँ पर ज्वार जो होता है ये बोया जाता है खरीफ में, है ना। सरसों, मक्का, चावल, ज्वार, चावल भी नहीं होगा, क्या होगा, चना, कपास, जौ, बाजरा। जौ, चना, मटर और सरसों, तो जौ, चना, मटर और सरसों ये चारों आप देखेंगे। गेहूं के साथ जौ बोया जाता है, चने के साथ मटर, सरसों, ये सब एक साथ बोए जाते हैं। तो अब ये सी बात है कि डी वाला आपका रबी की फसलें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर भी सवाल खूब पूछे जाते हैं, इस पर भी सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि इनको लंबाई के आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग आर्डर में सही ढंग से व्यवस्थित कर दीजिए। तो सबसे छोटा लेंथ किसकी है? सबसे छोटा लेंथ कुमायूं हिमालय की है। इसके बाद कौन होगा भाई? कश्मीर हिमालय होगा, असम हिमालय होगा, और फिर नेपाल हिमालय में सबसे अधिक लेंथ है, यानी कि इसका मतलब है कि पहला वाला ठीक आंसर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं साथियों। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई तो आप जानते ही हैं, औसत ऊंचाई पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 4500 मीटर, 4000 से लेकर के 4500 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है। 118 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द वर्क ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री इज डन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फार्म। ठीक है, किस खेती में कहा जा रहा है कि कृषि के अंतर्गत एक ही खेत में फसल उत्पादन था पशुपालन। तो अभी इस बात है कि मिश्रित खेती होती है, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं इसको, है ना। इसमें खेती और पशुपालन एक साथ होता है। बोनाई, बोनाई सिमोगा, क्यूपेन और बेलाडीला, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो बोनाई है ये झारखंड में नहीं है, पूछा क्या गया है आपसे, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोनाई झारखंड में नहीं है, देखिए क्या पूछा गया आपसे कि सही स्थिति में सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बोनाई झारखंड में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर, ठीक है ना, नॉट अ मेजर फैक्टर पूछा गया है। तो सस्ते जल विद्युत की सुविधा, यहाँ पर स्पेशली जल विद्युत कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय स्तर पर कपास की उपलब्धता और सस्ते श्रम की सुविधा। देखिए इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि टाइपिंग एरर हो सकती है, क्योंकि यदि यहाँ पर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा, स्पेशली तमिलनाडु की बात कर रहा है, तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो तमिलनाडु के केस में क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यदि तमिलनाडु हटाए तो क्वेश्चन का नेचर बदल जाएगा, तो तमिलनाडु के रेफरेंस में जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना, क्योंकि तमिलनाडु में ये तीनों जो है वो अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन द नीलगिरी हिल्स, तो टोडा तो पाए ही जाते हैं, इरूला भी पाए जाते हैं, बडगा भी पाए जाते हैं, खारिया इसका करेक्ट आंसर होगा, या खैरा भी कह सकते हैं इसको, तो ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज अ लास्ट एथनिक ग्रुप टू कम एंड दे कम फ्रॉम टैगा टू बाल्टिक रीजन, तो टैगा से बाल्टिक रीजन में जो आए हैं लास्ट एथनिक ग्रुप में, ये नॉर्डिक कहलाते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ज्योग्राफी के अंदर। यह आने वाले अंतिम जातीय समूह है, क्वेश्चन वही है हिंदी में, ठीक है। 123 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, तो सिक्किम की सीमाएं भूटान से लगती हैं, असम की लगती हैं, पश्चिम बंगाल की लगती हैं, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है, ठीक है। बेसिक से सवाल है ज्योग्राफी का। द साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जहां इंदिरा पॉइंट था, तो इसमें से कहां पर है आप देख सकते हैं, तो वो लिटिल अंडमान में नहीं है, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, और इसके बाद से आपका जो विकल्प दिया गया है वो मिडल अंडमान दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्रेट निकोबार होगा, जो कि आप जानते हैं 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट डूब गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, द रैन ऑफ कच्छ इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल वाटर फ्लो सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ, नहीं नॉर्थ होना चाहिए यहाँ पर, तो इस वजह से दूसरा गलत है, तो पहला वाला सही हो जाएगा, वन ओनली, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है आपसे, अगला सवाल आप लोगों को मैच कराने के लिए दिया जा रहा है, मैच कराने के लिए दिया जा रहा है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर मैच कराने के लिए दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मैच कराने के लिए, एक तरफ झील है और दूसरी तरफ राज्य है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरल, और उधर वाले जो नाम है वो आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि भाषा थोड़ी बहुत, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तमिल तेलुगु वाला भी हो सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है वो क्या कह रहा है कि सस्थम कोटा, तो जो सस्थम कोटा है ये है केरल के अंदर, तो ए का होगा 4, यानी कि 2 विकल्प एलिमिनेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। तवा वोहोर झील जो है बी वाला आपका अवेलेबल है कहां पर, मध्य प्रदेश में, तो बी का होगा 2, तो ए का 4 और बी का 2 हमें कहां मिल रहा है, सी वाले में मिल रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट। और इस तरीके से देखें तो जो सोमोगो झील है ये आपका सिक्किम में है, यहाँ पर ये सिक्किम में है, और इसके बाद जो बच गया आपका वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर को सही फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, थोड़े थोड़े प्रयासों के साथ। लगातार मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को अलर्ट रहना है, अक्सर ही सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो सकती है, उसको आप लोग अवॉइड करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर होगा। तो यदि हम आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंडाल्को कहाँ पर है, तो हिंडाल्को के बारे में हमने आपको बताया था कि हिंडाल्को रिहंत परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए का 4 होगा, यानी कि या तो ए आंसर हो सकता है और या तो बी हो सकता है। इसके बाद मालको कहाँ है, तो मालको जो है आप जानते हैं ये मेटूर परियोजना से जुड़ा हुआ है मालको, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये सलेम वाली जो परियोजना है तमिलनाडु वाली, तो यहाँ पर जो बी का होगा वो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि ए और बी अभी भी साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बाल्को, तो बाल्को के बारे में लगातार आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं, कोरबा थर्मल पावर प्लांट, यानी कि इसका सी का 2 होगा, यहाँ पर 3 है, यानी कि ए वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आराम से, और नालको जो है वो अंगुल थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानों के संबंध में हम बात करते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि ये अस्तरित चट्टाने हैं, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, जीवित प्राणियों के अवशेष भी पाए जाते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेंगे थोड़ा सा। द मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है वो कहाँ पर है, तो मध्य और शिवालिक हिमालय है, ग्रेटर और मध्य हिमालय है। इसके अलावा आप बता सकते हैं मुझे कि इनमें से कोई नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर फाइंड आउट होगा वो मध्य और शिवालिक हिमालय होगा, यानी कि मिडल और शिवालिक हिमालय इज द करेक्ट आंसर, फाइन। आगे बढ़ेंगे। कयाल क्या है, कई बार पूछा गया आपके परीक्षाओं में, तो यहाँ पर केरल तट पर पाए जाने वाले जो लगून है इनको आप कयाल कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, ठीक है। सैडल पीक भी कई बार पूछा गया, तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड, बिल्कुल ठीक है, और इस साउथ अंडमान में नहीं है, ये नॉर्थ अंडमान में है, इस वजह से यहाँ पर केवल पहला वाला आपका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कापिली भी है, जिया भराली भी है, लोहित भी है, मंजीरा जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द रीजन फॉर सेटिंग अप द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इन मुंबई? तो पहली मुंबई में जो कॉटन मिल बनाई गई थी उसकी स्थापना का कारण क्या था? बहुत बढ़िया सवाल है। यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के बहुत करीब था, बिल्कुल ठीक है। मुंबई एक बंदरगाह था, ये भी ठीक है। इसके आसपास सस्ते श्रम की उपलब्धता थी, ये भी ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, राइट। क्वेश्चन नंबर 134 साथियों, यहां से साइंस शुरू करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। 134 के बारे में आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर, जो अल्ट्रासोनिक वेव हैं वो किन तरंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जो अल्ट्रासोनिक वेव हैं वो समुद्र की गहराई पता लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन ट्यूमर का भी पता लगाएंगे, ये भी ठीक है। वायुयानों की सफाई करेंगे, ये भी ठीक है। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में थोड़ी टाइपिंग एरर है, उपरोक्त तो सभी होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं परीक्षाओं में, याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? नीला थोथा, ब्लू विट्रियल। तो ब्लू विट्रियल क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। हिंदी में क्या पूछा गया भाई? कोड तो है नहीं, चलो कोड इंग्लिश में है, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश वाले पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो नीला तोता कॉपर सल्फेट होता है। इसके बाद बेकिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ए का 1 होगा, सी का 3 होगा, ए का 1, सी का 3, बी का 2 और डी का 4। पहला वाला जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, A1 2 3 4, याद रखिएगा, राइट। साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, आसान है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद मरकरी इज एन एमलगम फार्मिंग मेटल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि आयरन के साथ मरकरी एमलगम नहीं बनाता है, इसलिए यदि मरकरी को स्टोर करना होगा तो आयरन के बर्तन में आप कर सकते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ ब्रास गेट्स डीकलराइज्ड इन एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड जिंक इज द मेजर मेटल यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं, तो 1, 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा वाला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, हिंदी में देख लीजिए जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं। केंद्रीय कुष्ठ संस्थान आगरा, राष्ट्रीय संस्थान मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं हैदराबाद, राष्ट्रीय संस्थान भोपाल, उच्च सुरक्षा वाले जो पशु रोग हैं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली विकलांग ये नई दिल्ली नहीं हैदराबाद होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही सुमेलित, माफ करिएगा हैदराबाद नहीं देहरादून होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला ठीक होगा। इसके बाद पूछा गया आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर पहला वाला होगा, वैसोप्रेसिन हार्मोन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवकीय नहीं है जो फंगस से नहीं होता? तो आप जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस जो है ये फंगल डिजीज नहीं है, आपका ये सवाल पूछा गया है, इसमें आसान सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज कौन सा नहीं है इसमें? तो इलारिया जो है, देखिए थैलेसीमिया भी है, डाउन सिंड्रोम भी, हीमोफीलिया सब जेनेटिक है, इलारिया जेनेटिक डिजीज नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते हैं फंजाई अपना खुद, वो तो पैरा उस पर डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल ठीक बात है, क्लोरोफिल नहीं होता है इसीलिए ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो आंसर क्या निकल के आएगा? पहला वाला आएगा, ठीक है। 141 नंबर के बाद 142 नंबर देखेंगे, क्या पूछा गया है कि खाद्य भाग कौन सा है, और पूछा गया कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेब है थैलेमस है, काजू है बीज पत्र है, लीची है एरिल है, और गेहूं जो है वो पेरिकर्प है। तो गेहूं का आप पेरिकर्प नहीं खाते हैं, यहाँ पर ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 का सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बहुत ही शानदार सवाल है ये, इस पर तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सवाल बनते ही रहते हैं। कल मैंने होमवर्क दिया था, आज फिर मैं दे दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हुआ, इसरो हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हुआ, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। नहीं पढ़ते तो हमारे साथ मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके जीएस पेपर 3 में है और जीएस पेपर 5 में है, इन दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1954, बिल्कुल ठीक आंसर है। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वर्क्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, ये भी ठीक है, यानी कि यदि सही पूछा गया है तो दोनों ही विकल्प आपके ठीक होंगे, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या पूछा क्या गया भाई इसमें? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों ही ठीक है, याद रखेंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो डायरेक्ट पीएमओ के अंदर काम करता है, किसी मिनिस्ट्री में काम नहीं करता है। और साथ में याद रखेंगे आप लोग कि जो इसरो है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो भी पीएमओ के लिए काम करता है सीधे तौर पर, कोई भी इसके लिए मंत्रालय
नहीं बनाया गया। कुछ लोग कंफ्यूज होकर के रक्षा मंत्रालय या कोई और मंत्रालय बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर सवाल में मैंने आपको बता दिया। 144 देखेंगे, 44 में क्या पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तारापुर महाराष्ट्र ठीक है, कैगा कर्नाटक ठीक है, काकरापार ये भी ठीक है, रावत भाटा मध्य प्रदेश मैच नहीं कर रहा है, और करेक्टली मैच नहीं पूछा गया है, यही तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, IGMDP जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इसको शुरू किया था 1983 में, याद रखिएगा। श्रीमती गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इंदिरा गांधी इसमें प्रधानमंत्री थी। तो इस तरीके से आपका 1983 करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमने कुल 5 प्रकार की मिसाइलें बनाने की बात करी थी, आपको याद होगा। पटना जिसे आप कहते हैं, पटना का मतलब था पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। तो इस प्रकार से हमने 5 मिसाइलें बनाने की बात इसमें करी थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज नॉट अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक नहीं है, देखिए पृथ्वी तो है ही है, अग्नि भी है, ब्रह्मोस जो है वो, ब्रह्मोस आपकी सरफेस टू सरफेस हम बना चुके हैं। इसका त्रिशूल सरफेस टू एयर है, याद रखिएगा, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश दो ही वर्जन हमारे पास है सरफेस टू एयर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर। तो न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर के रूप में आप हैवी वाटर को भी प्रयोग कर सकते हैं, वाटर को भी कर सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड को भी कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि ऑल ऑफ द अबव। ये बेरिलियम ऑक्साइड वाला हो सकता है कि आपके सामने पहली बार आ रहा हो, याद रखिएगा। बेरिलियम ऑक्साइड को भी आप यूज कर सकते हैं, बोरान की छड़ों को भी आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से कई सारे आंसर इसके जनरेट हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। जालसाजी द्वारा किसी से महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना, बेसिकली ये यूज होता है कंप्यूटर पर। जब आप अपना कोई काम करते हैं तो कई बार फिशिंग पेज जनरेट होकर के आ जाता है, यानी कि आप अपनी सूचनाओं को लगता है कि सही जगह पर इंटर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी वेबसाइट या पूरा पेज ही फेक होता है, और जालसाजी के माध्यम से सेम वैसा ही वेबसाइट बना करके आपके साथ जालसाजी होती है। फिशिंग कहते हैं इसको इंटरनेट की दुनिया में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम ऑफ इंडिया। तो रोहिणी, अप्सरा, शांत और संग्राम। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोहिणी है, अप्सरा है और शांत है, ये सब यहाँ पर संग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रडार सिस्टम नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बहुत ही बढ़िया सवाल है और काफी अहम सवाल है। ऐसा आपके एग्जाम में कई बार आता है और आपके दिमाग में भी, जीवन में भी कई बार आता होगा। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगी कल्पना को सत्य मान लेता है। जैसे कई बार हम लोग कल्पना करते हैं तो उसे ही सत्य मानने लगते हैं। तो यहाँ पर ये मेनिंजाइटिस नहीं है, हर्पीज नहीं है। ठीक है, स्क्रिजोफ्रेनिया, दिस इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। यहाँ पर यही वो बीमारी है जिसमें रोगी व्यक्ति क्या करता है, सही मानने लगता है कल्पनाओं को। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने समय सीमा के भीतर कर पाए होंगे। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपके जीवन में अच्छा कुछ हो, आप अपने सफलता के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें, सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लगता है कि थियरी की क्लास आपको करनी चाहिए, तो आप एक बार हमारे साथ हमारे अमृत बैच में, मेंस प्रोग्राम में, रेगुलर क्लासेस में, ऑफलाइन प्रोग्राम में जुड़ करके समझने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक रहा होगा। फिर भी आप अपनी भावनाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए, ताकि अगली क्लास में उसके हिसाब से, उसके माध्यम से हम चीज़ों को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।